मध्यवर्ती उपभोग को हम उत्पादन के मूल्य से माइनस करेंगे, जिसको अभी हमने जाना। उसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे। मूल्यह्रास का मतलब है जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जिन भी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट फूट, घिसावट इत्यादि होता है, तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी की वैल्यू को माइनस करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है उस पे सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है। बच्चों, आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखा होगा, उस पर प्राइस लिखा होता है MRP और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि उसकी कीमत में सभी प्रकार के करों को शामिल किया जाता है और यह कर उत्पादन होने के बाद ऐड होते हैं। इसलिए इस कर की वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, तब हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें पता चलता है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप इसमें शामिल करते हैं, वह है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना। यानी कि हमारे देश में यदि जो विदेशी यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक बाहर जो उत्पादन कर रहे हैं या बाहर से जो उनको इनकम हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जो वैल्यू हमें निकल कर आती है वह वैल्यू राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। तो हमने अभी उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि के बारे में जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आय विधि की। आय गणना विधि। आय गणना विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आय क्या है? जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जब वह उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं तो अपने कार्य के बदले या अपने पारिश्रमिक के बदले उन्हें जो आय होती है उसे हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे श्रम देने वाले को मजदूरी मिलती है, यानी श्रमिक को मजदूरी मिलती है, भूमि के बदले लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, लाभ होता है साहसी को। तो इस विभिन्न प्रकार की आय को जोड़कर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन कंपोनेंट्स को लेंगे या किन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मजदूरी को शामिल करेंगे। ठीक है, इस मजदूरी में ये टर्म दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम के लिए हमने एक टर्म मजदूरी यूज कर ली है, यानी कि वेजेस और सैलरीज। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लगान को जोड़ेंगे, यानी कि भूमि के प्रयोग के बदले जो भी रेंट मिलता है उसे शामिल करेंगे। फिर हम ब्याज यानी कि पूंजी के इस्तेमाल के बदले मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज उसे ऐड करेंगे। लाभांश क्या होता है? यानी कि लाभ, है ना। ये लाभ की बात को हम इसमें ले रहे हैं। लाभ में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर्स लॉन्च करती है कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में वित्त या फाइनेंस की आवश्यकता होती है और यह फाइनेंस उत्पादक या प्रोड्यूसर्स के पास सारा अपना ही पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो वह ऐसी स्थिति में शेयर्स को लॉन्च करता है और उन शेयर्स को कोई भी व्यक्ति जो खरीदना चाहे वह खरीद सकता है, शेयर्स के रूप में अपनी पूंजी को लगाता है। और उन शेयर्स के बदले जब लाभ होता है तो उसका कुछ अंश डिबेंचर्स या लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। तो शेयर होल्डर को मिलने वाला लाभांश या डिबेंचर उसकी इनकम है, तो उसकी इस इनकम को हम शामिल करेंगे। इसके बाद अवितरित लाभ को हम शामिल करेंगे। अवितरित लाभ का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपने प्रॉफिट का पूरा भाग साहसी लाभ को अपने पास नहीं ले लेता, बल्कि वह उसका कुछ भाग अवितरित रखता है, जो भाग वो उस उत्पादन के विकास के लिए या उसकी एक्टिविटीज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाता है। तो इसे हम ऐड करेंगे। इसके अलावा निगम लाभ कर की वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे।
निगम लाभ कर क्या होता है, इसे हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। सरकार जो भी उत्पादक होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, निगम, कॉरपोरेशंस हैं, उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट में से देना होता है। तो इसके भाग को भी हम राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष को लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष से तात्पर्य है कि जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं, वो जो उत्पादन करती हैं उसके बदले उनको भी इनकम होती है। तो वो इनकम जो है, जो सरप्लस इनकम होती है, यानी कि लागत को घटा देने के बाद जो बचता है वह सरप्लस इनकम होती है। इसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। इसके बाद हम मिश्रित आय को जोड़ते हैं। अब मिश्रित आय एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मिश्रित आय में जैसे कि कुछ व्यक्ति स्वयं अपना खुद का रोजगार करते हैं, यानी कि स्वरोजगार। जैसे किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, तो उससे उसको विभिन्न प्रकार की आय होती है। तो स्वरोजगार वाली आय को हम भी राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें फाइनली विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारी इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो बच्चों, आय गणना विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को होने वाली सभी प्रकार की आय को यदि हम जोड़ लें, या देश के नागरिकों को जिस भी प्रकार की आय हो रही है, यदि हम उस आय को जोड़ लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरी विधि है हमारी व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का तात्पर्य है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था में व्यय किए जाते हैं उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन किन कंपोनेंट्स को लेंगे? सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है जो वस्तु हम अंतिम उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने मध्यवर्ती उपभोग की जब चर्चा की थी तो हमने ब्रेड की चर्चा की थी कि ब्रेड जो है वो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी कि वो उपभोक्ता के पास अंत में डायरेक्ट कंजम्पशन के पास आती है। तो इस तरह की वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसे हम अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो यह अंतिम उपभोग व्यय निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। इन दोनों ही उपभोग व्यय को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि जो भी हम उत्पादन या एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज की, कल पुर्जों की, उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो उन कल पुर्जों को, उन उपकरणों को खरीदने पर जो व्यय होता है उसकी वैल्यू को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ आती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के क्रम में मशीनरीज में टूट फूट होती है, रिपेयरमेंट कराना पड़ता है। तो वो टूट फूट और रिपेयरमेंट पे होने वाला व्यय एक तरीके की लागत है, तो इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। और फाइनली हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को या वह कर जो सरकार हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पे सरकार कुछ टैक्सेस लगाती है, उन टैक्सेस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आएगी। तो यह राष्ट्रीय आय जो है, इसे अगर हम टेक्निकली कहें तो ये हो जाएगी NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को जानने के बाद अब हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनसे डेटा कलेक्ट करता है या आंकड़ों को संकलित करता है और उसके उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण है, वह है प्रति व्यक्ति आय का। तो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली या मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वह है प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, इसमें हम देश की कुल राष्ट्रीय आय को लेते हैं, राष्ट्रीय आय और उसे हम डिवाइड करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना? राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार किन किन विधियों के माध्यम से की जाती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है।